हमारे आत्मा की तरफ जाने के लिए। शरीर के इच्छा से, शरीर के सुविधा से, शरीर के अनुसार हम हमारा साल भर निकलते हैं, लेकिन ये 3 दिन हमको आत्मा के इच्छा से निकलने के। तो ये गुरु पूर्णिमा उत्सव शरीर से आत्मा की ओर जाने का उत्सव है। और थोड़ा कष्ट यहाँ हो सकता है, आपको थोड़ी असुविधाएं हो सकती है, लेकिन उस ओर न ध्यान देते हुए आप आपका सारा ध्यान यहाँ बहने वाले चैतन्य पे लगाइए। प्रथम गुरु शक्ति धाम के सानिध्य में आज हम ये गुरु पूर्णिमा करने जा रहे हैं। हिमालय के जंगलों में कैसे रातें मैंने काटी होगी, कैसा जीवन यापन किया होगा। हो सकता है उसी प्रकार का कुछ कष्ट, कुछ तकलीफ यहाँ भी आपको हो, लेकिन ये सब उठा करके हमारा चित्त यहाँ बहने वाले चैतन्य पे अगर हम रखें तो हमारी गुरु पूर्णिमा सही अर्थों में सार्थक होगी। हिमालय में पिछले 800 सालों तक एक ध्यान की पद्धति ऋषि मुनियों ने अपने तक ही सीमित रखी थी, लेकिन समय के साथ साथ उनके अंदर भी बदलाव आया, उनके अंदर भी चेंज आया और उन्होंने उस ध्यान की पद्धति को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। जो पद्धति सालों से एक गुरु से एक शिष्य तक और एक शिष्य से एक शिष्य तक केवल एक ही तक सीमित थी, उसी पद्धति को उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाने का निर्णय लिया। और जब जन सामान्य तक पहुंचाने का निर्णय लिया तब उनकी यह स्थिति नहीं थी, उनकी अवस्था नहीं थी कि वो उस पद्धति को लेकर समाज में आए और समाज में उसका प्रचार प्रसार करें। इसीलिए उन्होंने एक माध्यम चुना और उस माध्यम के माध्यम से उन्होंने इस पद्धति को जन सामान्य तक पहुंचाया। और 1999 में मैं इस समाज में आया और वहां से शुरू होकर धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रगति होना प्रारंभ हुई।
2000 में ट्रस्ट की स्थापना हुई। और ट्रस्ट ऐसा कुछ नहीं था, जो 5 लोग सुबह मिलने को आए, उन्हीं 5 लोगों को लेकर ट्रस्ट की स्थापना की। उसी समय वो सब ट्रस्टी उम्र वाले थे, अधिक उम्र के थे। वो सबको चिंता थी, इस आगे के कार्य को कौन देखेगा, आगे का कार्य कौन संभालेगा। और इसीलिए उनकी चिंता उन्होंने व्यक्त की कि हम तो इस मार्ग में हैं, हम हमारे जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन हमारे बाद इस कार्य को कौन देखेगा। तो उनकी इच्छा थी कि तुम तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को इस मार्ग में लाओ, ताकि वो आगे इसका संचालन कर सके, आगे इसकी देखरेख कर सके। लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं था। मैं परिवार को अलग रख के इस सारे गुरु कार्य को चलाना चाहता था और चलाया। और धीरे धीरे एक एक प्रयोग होते चले गए। एक प्रयोग किया गया वर्ल्ड लीडर का, विश्व नेता का। एक विश्व नेता का पद निर्माण किया गया। उस विश्व नेता के पद के अंतर्गत सारे सेंटर, सारे ट्रस्ट उसके अधीन किए गए। उसके बाद में दूसरा विश्व नेता का प्रयोग हुआ। लेकिन उस प्रयोग में देखा कि किसी भी साधक को कितनी भी बड़ी पोस्ट दो, कितना भी बड़ा पद दो, तो भी सभी साधक उसकी बात सुनते हैं ऐसा नहीं है। उसको वो साधक ही समझते हैं। कितनी भी बड़ी पोस्ट दी, कितना भी बड़ा पद दिया, तो भी वो बोलते वो भी साधक है, हम भी साधक है, तो उसकी सुनते हैं ऐसा नहीं। तो वो एक प्रयोग असफल हुआ। एक्चुअली ये सारे प्रयोग मैं इसलिए कर रहा था, धीरे धीरे इस विषय में गहनता आने लग जाती है। और गहनता आने के बाद में फिर आध्यात्मिक क्षेत्र और मैनेजमेंट, ये दोनों एक साथ नहीं देखे जा सकते। या तो आप मैनेजमेंट देख लो या आध्यात्मिक क्षेत्र देख लो, दोनों में अप डाउन्स करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये देख के मैं इसमें से तब से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद में फिर एक बार कलकत्ते गया, तो कलकत्ते में एक बहुत बड़े फिल्मकार है। वो फिल्मकार का स्टूडियो देखा, जिस स्टूडियो में 4-4 फीट घास उगी हुई थी। तो जिस फिल्मकार ने इतना बड़ा स्टूडियो बनाया, लेकिन उसके बच्चों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वहाँ पे 4-4 फीट घास उग रही थी। तो ऐसी चिंता हुई, आज हम इतने आश्रम बना रहे हैं, आज इतने हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हो सकता है कल यहाँ पे भी 4-4 फीट घास उगे, तो यहाँ देखने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। उसके बाद में देखा, कुछ दिनों के बाद में गुरु माँ का आगमन हुआ। गुरु माँ ने धीरे धीरे, वो तो पत्नी के रूप से उसका परिचय कराया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने कार्य से, उसने अपने व्यवहार से गुरु माँ का पद निर्माण किया। दूसरा, एक बार मैं अनुराग को लेके जापान गया था, तो एक मारवाड़ी परिवार में रुका हुआ था। तो वो मारवाड़ी परिवार का कहना था कि वो तुम्हारा लड़का है ना, तो कुछ तो अंश तुम्हारा उसके अंदर हो गई, तो हम तुम्हारे को उसके अंदर ही हम दर्शन पाते हैं, उसके माध्यम से आप क्या अनुभूति पाते हैं। तो मैंने एक महसूस किया कि मैंने परिवार के लोगों को जो आदर, जो रिस्पेक्ट जो मिल रहा है, वो हम किसी को कितनी भी बड़ी पोस्ट दे, कितना भी बड़ा पद दे, तो भी नहीं मिल सकता। उसके बाद में फिर एक आजीवन संकल्पधारी का प्रयोग किया कि आजीवन संकल्पधारी तैयार किए जाएं, और आजीवन संकल्पधारी का प्रयोग किया। लेकिन धीरे धीरे मेरे को लोगों से ही उनकी कंप्लेंट आने लग गई कि वो शादी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, शादी करके फिर चले जाते हैं, ऐसा। तो मैंने क्या बोलते हैं, वो भी प्रयोग सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ऐसे विभिन्न एक्सपेरिमेंट करने के बाद, विभिन्न प्रयोग करने के बाद में धीरे 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 आखिरी में ये नतीजे पे पहुंचा कि जब तक हम दूसरे के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम इस कार्य को संभालो। और दूसरा, पुराने साधक हैं, अच्छे साधक हैं, लेकिन उनकी सेकंड जनरेशन इसके अंदर नहीं है, उनकी दूसरी पीढ़ी इसके अंदर नहीं है, माने वो संभाल रहे हैं आज, लेकिन बाद में क्या। तो
दूसरे पीढ़ी को अपन जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इसके पैरेलल ये जो सब चल रहा था ना, इसके पैरेलल मैं घर के अंदर एक वातावरण निर्माण कर रहा था। घर के अंदर एक क्या बोलते हैं, जैसे अपन इमरजेंसी के लिए कुछ रखते हैं, वैसे इमरजेंसी के लिए फंड रखते हैं, वैसे घर के बच्चों को तैयार कर रहा था। उनको बोल रहा था तुमको पढ़ना है उतना पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन नौकरी नहीं करने का। तो एक हर दफ़े ये रखा था कि तुमको भविष्य में जाके ये कार्य संभालना पड़ सकता है, तो तुम अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो कि आपको आगे ये कार्य संभालना है। और पढ़ने का जितना पढ़ो, लेकिन नौकरी नहीं करने का। मैंने तुम क्योंकि ये नौकरी करने कहीं चले गए, समझ लो 10 साल 20 साल उन्होंने किया, और उसके बाद में फिर अगर उनको ये कार्य सौंपा तो उनका इंटरेस्ट इसमें से समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, मेरी एक बाप के रूप में चिंता नहीं है, मेरी चिंता उससे भी बड़ी है। उससे बड़ी है कि इस कार्य को कौन देखेगा आगे। तो इतना बड़ा कार्य अपन ने फैला रखा है, इस कार्य को कौन देखेगा। और धीरे धीरे शिरडी महाशिविर के बाद में मुझे ये अनुभव आया कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे आध्यात्मिक स्थिति के अंदर चढ़ना और उसके बाद में फिर नीचे उतरना, और चढ़ना उतरना, नीचे चढ़ना उतरना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। माने या तो तुम मैनेजमेंट देख लो या तुम अपनी आध्यात्मिक स्थिति की तरफ ध्यान दो, दोनों एक साथ संभव नहीं था। इसलिए ये तो शुरू से ही प्रयोग कर रहा था कि उसमें से कहीं तो भी मुक्त हो जाऊं, उसमें से कहीं तो भी अलग हो जाऊं। और बाद में ऐसा महसूस किया कि बच्चों की प्रगति, बच्चों की प्रोग्रेस मेरे प्रोग्रेस के साथ साथ हुई है। तो मेरे खराब से खराब दिन भी उन्होंने देखे, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रगति की, वो भी उन्होंने देखी। तो हर स्टेप के अंदर, हर प्रगति के अंदर, हर प्रोग्रेस के अंदर मेरे बच्चे मेरे साथ में थे। और दूसरा, मेरे भी इस कार्य में उनका भी त्याग है। उनका त्याग ये है कि जो एक बाप के रूप में एक बेटे को समय देना चाहिए, वो सारा समय मैंने साधकों को दिया है। तो उनके जीवन का टाइम खींच के, उनके जीवन का समय खींच के साधकों को दिया है, साधकों के बीच व्यतीत किया है। इसीलिए मैंने ऑन पेपर तो डिक्लेयर कर ही दिया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूं कि मेरे इस कार्य को आज से श्री अनुराग जी और अमरीश जी पूर्ण रूप से संभालेंगे। यह पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसके लिए फुल टाइम देने की आवश्यकता है, पूर्ण आवश्यकता है। दूसरा, मैं क्या सोचता हूं, आज एकदम मेरे अंदर की बात आपको बताता हूं। इन बच्चों को ये ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, वो उनका नौकरी धंधा करके जी सकते हैं, उनके पास विकल्प है। मेरे पास विकल्प नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगर इन्होंने नहीं संभाला तो आगे क्या होगा। किसी की चप्पल किसी के पैर में नहीं रही। तो कोई तो भी संगठन की दृष्टि से, इस कार्य को संभाल के रखने की दृष्टि से, इस कार्य को वृद्धिगत करने की दृष्टि से ये निर्णय मैं ले रहा हूं। ऑन पेपर मैंने कर दिया है, लेकिन मैंने इसकी आज आपके से घोषणा कर दी। मेरी खूब इच्छा थी कि एक बार मैं आपके साथ इस अनुभव को बांटूं। दूसरा, 800 सालों से एक गुरु तक यात्रा चल रही थी, लेकिन उन्होंने भी समय के साथ परिवर्तित किया, समय के साथ चेंज किया, और चेंज करके उन्होंने उस कार्य को सार्वजनिक किया। ठीक इसी प्रकार से आज हमारी जो नीतियां हैं
आज हमारी जो पॉलिसीज हैं, आज हमारे जो नियम हैं, ये नियम भी उस ट्रस्ट के साथ बने थे जो ट्रस्ट सिर्फ 5 लोगों को मिलकर के इकट्ठा हुआ था। इतना बड़ा विशाल, इतना बड़ा स्वरूप उसका नहीं था। तो आज हमें भी हमारे बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए भविष्य के 800 सालों तक की व्यवस्था करने की, अब हमको ऐसी नीति बनाने की, ऐसी पॉलिसी बनाने की जो अगले 800 सालों तक निरंतर चलती रहे। इसीलिए मैंने कहा ये गुरु पूर्णिमा एक निर्णायक गुरु पूर्णिमा है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस अनुभव होंगे। होता है कई बार हम कोई अनुभव करते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद सालों उसके ऊपर चलते हैं और सालों के बाद में फिर किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। और फिर अगर लगता है कि नहीं ये हमारी पॉलिसी गलत है, इसके अंदर चेंज होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए, तो बदलने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो वैसे ही जो बदलाव करने जा रहे हैं, जो चेंज करने जा रहे हैं, वो चेंज ये कि अभी तक हमारे यहाँ नियम था कोई भी आचार्य होगा तो 3 साल रहेगा, प्रमुख आचार्य रहेगा 3 साल रहेगा, ट्रस्टी रहेगा 3 साल रहेगा। माने कितना भी अच्छा कार्य करने वाला कार्यकर्ता हो, कितना भी अच्छा ट्रस्टी हो, कितना भी आचार्य हो, उसको 3 साल बाद बदल ही देते थे, इसलिए क्योंकि तुम्हारा टाइम बदल गया, दूसरे को चांस मिलना चाहिए। और कई बार अनुभव यह आया कि जब 3 साल के बाद में माने एक छोटे से प्लांट को हम बड़ा करते हैं, झाड़ बनाते हैं, और झाड़ बनाने के बाद जब वो फल देना चालू करता हम उसको काट डालते हैं। तो अब इस पॉलिसी में चेंज लाने जा रहे हैं। जिन आचार्यों की, जिन ट्रस्टियों की, जिन प्रमुख आचार्यों की कार्यक्षमता अच्छी दिखेगी, इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, उनको हर साल एक्सटेंशन मिलते जाएगा। हो सकता है वो 10-10, 20-20 साल भी रहे। तो जब तक उससे कोई शिकायत नहीं है, जब तक वो अच्छा कार्य कर रहा है, उसको हटाने की क्या आवश्यकता है? ये हो क्या रहा है, ये अनुभव क्या है, अपन ने उसको हटाया और हटाने के बाद में जो नया आता है उसको फिर से ABCD सिखाना चालू करो और उसके बाद में उसको 3 साल तक तैयार करो, 3 साल बाद फिर उसको काट डालो। मतलब एक पौधे को लगाओ, वृक्ष बनाओ, काट डालो, पौधे को लगाओ, वृक्ष बनाओ, काट डालो, ये प्रोसीजर चल रहा था। तो इस पॉलिसी के अंदर, इस नीति के अंदर भी अब हम आज से चेंज लाने जा रहे हैं, बदलाव लाने जा रहे हैं। इसलिए अब जो आचार्य हैं, जो प्रमुख आचार्य हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो प्रयत्न करें कि उनकी कुर्सी उनके हाथ से न जाए। सही बात है और क्या। दूसरा, मैं आज से अपने आप को संपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर समर्पित कर रहा हूं और आज से मैनेजमेंट में से पूर्ण रिटायर्ड हो रहा हूं। मैं मेरा सारा जिम्मेदारी गुरु माँ को सौंप रहा हूं। एक ना जिसने वोरा का फोटोग्राफ किया, वो विंडी करके डॉक्टर थी, उसने मेरे को कहा था, स्वामी जी इस क्षेत्र में जब तक मजा है ना तब तक ही रहने का, जब मजा नहीं हो तो नहीं रहने का। माने ये कोई ड्यूटी नहीं है, अगर मजा आ रहा है तो रहो, नहीं मजा आ रहा है तो नहीं रहो। तो मेरे को मैनेजमेंट में अब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ऐसा। इसलिए मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहा हूँ। मैं जैन गुरुओं को टाइम दूंगा, छोटे बच्चों को टाइम दूंगा, पुस्तकों के लिए टाइम दूंगा, डॉक्टरों के लिए टाइम दूंगा। जो भी साधक एक आध्यात्मिक इच्छा करके मेरे पास आएगा, सबके लिए मेरे दरवाजे आज से खुले होंगे। वास्तव में जैसे रहता है कि नहीं, एखादा मदारी आता है, एखादे चौरस्ते पे खड़ा रहता है, डुब 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 डुगडुगड़ी बजाता है, और बजाने के बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, उसके आसपास खूब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, फिर वो अपना खेल दिखाना चालू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से एक डुगडुगी बजा करके खूब भीड़ इकट्ठा कर ली, अब हो गया, खूब भीड़ हो गया, इकट्ठा हो गया, सब हो गया, और उसके बाद में अब असली खेल चालू हो रहा है। असली खेल ये कि ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अब जिनको मोक्ष चाहिए वो आओ, बस, बाकी कुछ नहीं। क्या होता है कि एक इतने बड़े साधना को,
इतने बड़े पद्धति को हमने किस लिए इस्तेमाल किया? अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया, अपने व्यसन छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया, अपनी जीवन की व्यवहारिक समस्याएं दूर करने के लिए इस्तेमाल किया। अरे बाबा, ये तो कभी भी खत्म नहीं होगी। एक समस्या खत्म हुई, दूसरी समस्या खत्म, तो ये सब छोड़ करके इसको इसके लिए बना है, ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो उस मोक्ष प्राप्ति के लिए आओ ना। और शिरडी महाशिविर के बाद में ये यू टर्न है, ये चेंज है, ये सब बदलाव है, ये आने ही वाले थे। दूसरा, गुरु माँ के मार्गदर्शन में ये दोनों बच्चे कार्य करेंगे और इन बच्चों के हाथ के नीचे एक मैं मैनेजमेंट कमेटी बना रहा हूँ। अभी तो उसमें सिर्फ 5 ही मेंबर है, लेकिन उसके अंदर मेरे को और 6 लोग और जोड़ने गए और 11 लोगों की कमेटी बनाने की इच्छा है, जो पूरे सारे आश्रमों का मैनेजमेंट देखेगी। तो ऐसे 11 सदस्यों की एक टीम बनाएंगे जो मैनेजमेंट कमेटी रहेगी, और वो उसका भी कार्यकाल 3 साल का है, लेकिन उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने बोला ना कि जो अच्छा कार्य कर रहा है अब उसको भी 3 साल हुए करके उसको पद खाली करने का नहीं। तो ऐसी कमेटी 11 लोगों की बना करके वो सारे आश्रमों का मैनेजमेंट देखेगी, और उसके बाद में फिर मैनेजिंग ट्रस्टी मैंने क्या बोलते हैं, हर 2 ट्रस्ट नहीं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, सभी ट्रस्ट उस मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत आएंगे और वो एक मैनेजमेंट निश्चित करेगी, उसी के अंतर्गत सारे ट्रस्ट रहेंगे। दूसरा, एक और चेंज लेवल पे कर रहे हैं। अब जैसे हम अभी प्रमुख आचार्य करते थे, प्रमुख आचार्य का भी क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है और उसको हमको प्रत्येक राज्य के जिले तक पहुंचाने का है। प्रत्येक जिले में एक सेंटर तो भी होना ही चाहिए, ये टारगेट रखो। इसकी शुरुआत गुजरात से ही करो कि प्रत्येक जिले के अंदर एक सेंटर होना चाहिए। तो उसी के कार्य को विभाजित करने के लिए अब हम उसके लिए जोन बनाएंगे। जैसे समझ लो कच्छ जोन हो गया, सौराष्ट्र जोन हो गया, मध्य गुजरात जोन हो गया, दक्षिण गुजरात जोन हो गया, तो गुजरात को भी 4-5 जोन के अंदर बांटेंगे और जोन के नीचे फिर केंद्र आएगा। और केंद्र मतलब जो 50 संख्या से ज़्यादा लोग हैं, जहाँ साधक संख्या 50 से अधिक है, वहाँ केंद्र आएगा। और केंद्र से फिर 50 से अगर संख्या कम है और 20 से ज़्यादा है तो उसको उपकेंद्र दे सकते हैं या संचालक दे सकते हैं। और 20 से भी अगर छोटी संख्या है तो उसको गढ़ बोल सकते हैं, माने छोटे जो ग्रुप रहते हैं ना, छोटे छोटे ग्रुप से। लेकिन ये सब नियम इंडिया के लिए, भारत के लिए, बाहर के लिए अलग नियम है। ये जो